हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 एग्जाम 2023 के लिए साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस का यहाँ पे 8वां पार्ट को देखने वाले हैं। और इस पार्ट में हम लोग ऐसे ऐसे ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे दोस्तों जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेगा। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस को बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। और दोस्तों, इससे बार आपका एग्जाम में प्रश्न नहीं आएगा। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों, वेबसाइट पे धमाकेदार टेस्ट चल रहा है। जिस भी विद्यार्थियों को टेस्ट देने आता है ना, तो आप सिंपली हमें मैसेज कीजिए 6206076569। और दोस्तों मैसेज कीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आज का पहला नंबर प्रश्न है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये कह रहा है कि प्रकाश क्या है। काफी महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको देखा कणों का प्रवाह, या फिर आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा, या फिर तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, ये जो प्रकाश होती है ना, आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा होती है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। और दोस्तों, एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। तो निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। दोस्तों, कितना होती है? 3 लाख किलोमीटर पर आवर होता है। अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये कह रहा है कि प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे विकिरण ऊर्जा का, या फिर यह एक बल है, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, प्रकाश एक प्रकार का जो है ना विकिरण ऊर्जा का रूप है। इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कोशिश कीजिए कि एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सिलेक्टेड है ना, सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और 100% ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा ही लड़ेगा। तो फ्रेंड, अगर आप इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक एक एक क्वेश्चन को जो ना अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। तो फ्रेंड, यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका जब ध्वनि तरंग के समान, या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग, और ऑप्शन सी कोई तरंग नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, ये जो प्रकाश होती है ना, ये विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, यानी कि यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हमें दृष्टि संवेदना देती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, प्रश्न को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। प्रश्न ये कह रहा है कि आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या माना जाता है, वो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको तरंग माना गया है, या फिर कण माना गया है, या फिर दोनों में से कुछ नहीं माना गया है, या फिर सभी गलत है। तो फ्रेंड, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो है ना प्रकाश को क्या क्या माना गया है? तरंग माना गया है, कण माना गया है, यानी कि यहाँ पे जो है ना यहाँ पे आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश को जो है ना तो कण माना गया है और ना ही तरंग माना गया है, यानी कि दोनों में से कुछ भी नहीं माना गया है। यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को अच्छी तरह से देखना है। प्रश्न ये कह रहा है कि सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अपसरित प्रकाश पुंज, या फिर संसरित प्रकाश पुंज, या फिर समांतर प्रकाश पुंज, या फिर सभी उत्तर सही है। तो फ्रेंड, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज जो होते हैं ना, ये समांतर प्रकाश पुंज होते हैं, यानी कि ये प्रकाश किरणें कभी भी आपस में नहीं मिलती है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या कर रहा है कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको फोकस, या फिर द्वारक, और ऑप्शन सी ध्रुव, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, दर्पण की चौड़ाई को जो है ना दर्पण का द्वारक कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पे ये प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 7 नंबर प्रश्न जो कि 100% बोर्ड पर एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या कराएगी, अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया ऋणात्मक या फिर धनात्मक या फिर दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड अवतल दर्पण में आभासी तथा सीधे प्रतिबिंब के लिए जो आवर्धन यानी कि जो मैग्निफिकेशन होते हैं ना, ये पॉजिटिव होते हैं यानी कि धनात्मक होते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये आवर्धन का कोई भी ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, यानी कि ये यूनिट लेस होते हैं यानी कि मात्रक विहीन होते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि गोले दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड हम लोग जानते हैं जो फोकस दूरी होती है ना, तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है यानी कि f बराबर r/2 होता है, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न क्या कराए कि किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया अवतल दर्पण का या फिर समतल दर्पण का या फिर उत्तल दर्पण का या फिर पलवरिक दर्पण का। तो फ्रेंड ये जो अवतल दर्पण होते हैं ना, इनका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो हजामती दर्पण के रूप में जो है ना अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और डॉक्टर जो है ना ENT यानी कि आँख कान नाक आदि के निरीक्षण में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों सोलर कुकर में खाना बनाने के रूप में भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं, और परावर्तक दूरबीन के रूप में भी जो है ना अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों ये जो समतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होते हैं, तो घरों में जो ऐनक के रूप में होते हैं ना, उसी में हम लोग समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों ये जो उत्तल दर्पण होते हैं ना, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, तो इसका जो प्रयोग होता है ना वाहनों के साइड मिरर या फिर 505 दर्पण के रूप में इसकी वरीयता दी जाती है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया अवतल दर्पण या फिर समतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर जो है ना अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या कराए कि टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया समांतर प्रकाश पुंज या फिर अपसरित प्रकाश पुंज या फिर संसरित प्रकाश पुंज या फिर सभी। गलत उत्तर सही है, मतलब सभी उत्तर सही है। तो फ्रेंड टॉर्च से जो है ना ये समांतर प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या कराए कि शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया प्रकाशिक या फिर अप्रकाशिक या फिर दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड शीशा या कांच जो होते हैं ना ये प्रकाशिक माध्यम होते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसा होता है वही आपको बताना है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जो प्रकाश की जो चाल होता है, जो स्पीड होते हैं अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्या कराए कि रासायनिक समीकरण, यहाँ पे आपको बताना है कि रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का क्या होते हैं, संक्षिप्त रूप होते हैं या फिर सांकेतिक निरूपण होते हैं या फिर पूर्ण रूप होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ये जो रासायनिक समीकरण होते हैं ना अभिक्रिया का सांकेतिक निरूपण होते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या कराए कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार क्या होते हुए आपको बताना है। तो फ्रेंड द्रव्यमान का संरक्षण का सिद्धांत क्या होते हैं कि द्रव्यमान का नाश नहीं होते और ना ही द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता है, और इसमें
उत्पाद तत्व में कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्व के कुल द्रव्यमान के तुल्य होता है, यानी कि बराबर होते हैं। यानी कि ये तीनों बातें सही है दोस्तों। यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड है यहाँ पे एक एक क्वेश्चन जो बता रहे हैं ना काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए। प्रश्न ये कराए कि निम्न में से कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दड़ंग परिवर्तन, या फिर गैसों का निकलना, या फिर अवक्षेपण का बनना, या फिर अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहना। तो फ्रेंड है यहाँ पे आपको बताना है कि कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहना, ये जो होते हैं ना अभिक्रिया का लक्षण नहीं होते हैं। यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके अलावा अगर रंग में परिवर्तन होते हैं, गैस निकल रहे हैं और अवक्षेपण बढ़ रहे हैं, तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि अभिक्रिया का लक्षण हो रहा है। लेकिन जब अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहता है तो आपको यहाँ पे समझ जाना होगा कि अभिक्रिया का लक्षण नहीं है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कर रहा है कि प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड देखिएगा प्राकृतिक गैसों का दहन जो होते हैं ना, ये किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया का यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया वही आपको बताना है। तो जब प्राकृतिक गैसों का दहन होते हैं ना, तो उसमें भारी मात्रा में क्या होते हैं दोस्तों, ऊष्मा का उत्सर्जन होते हैं, यानी कि ऊष्मा निकलती है। तो जिसमें ऊष्मा निकलती है ना, तो उसको जो है ना ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में रखा जाता है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड है यहाँ पे देखिएगा 18 नंबर प्रश्न क्या करा है कि अम्ल और भस्म पदार्थ है। तो फ्रेंड ये जो अम्ल और भस्म पदार्थ होते हैं ना, ये विपरीत गुण वाले पदार्थ होते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, और दोस्तों ये जो भस्म होते हैं ना, इसका स्वाद कैसा होते हैं, कड़वा होते हैं, ठीक है। यानी कि एक दूसरे के विपरीत गुण वाले पदार्थ होते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं 19 नंबर प्रश्न क्या करा है कि इनमें से कौन क्षारीय पदार्थ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको चीनी, या फिर दूध, या फिर चूना, या फिर दही। तो फ्रेंड यहाँ पे जो क्षारीय पदार्थ है ना चूना है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको क्षार, या फिर क्षारक, या फिर क्षरण, और ऑप्शन डी में आपका दिया संक्षारण। तो फ्रेंड है जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं वही आपको बताना है। तो क्षारक कहलाते हैं, ये सभी को पता होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस पत्र के घोल को लाल बनाता है कहा जाता है। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। तो वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस पत्र को लाल बनाता है, तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, अम्ल कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं कि वे पदार्थ जिनके स्वाद कड़वे होते हैं और जो लाल लिटमस पत्र को नीला में बदलता है उसको क्या कहते हैं, उसको जो है ना दोस्तों क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। तो फ्रेंड अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या करा है कि इनमें से कौन उदासीन पदार्थ है। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चन है। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको चीनी, या फिर टूथपेस्ट, या फिर सिरका, या फिर टमाटर का रस। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा उदासीन पदार्थ जो है ना चीनी है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि इनमें से कौन गंधीय सूचक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको प्याज, या फिर लौंग का तेल, या फिर वैनिला, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो फ्रेंड यहाँ पे जो गंधीय सूचक है ना लौंग का तेल, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या करा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया कवकों में, या फिर जंतुओं में, या फिर हरे पौधों में, या फिर परजीवियों में। तो फ्रेंड है प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है ना हरे पेड़ पौधों में होती है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा ग्लूकोज का अणुसूत्र यहाँ पे देखा जाए तो C6H12O6 होते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने परमाणु है दोस्तों, 6 परमाणु है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन की प्राप्ति हो सकती है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपको चीनी या फिर चावल या फिर नमक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन ऐसा खाद्य पदार्थ है मतलब जो हमें उचित मात्रा में आयोडीन की प्राप्ति होती है। तो नमक से जो दोस्तों उचित मात्रा में क्या होती है, आयोडीन की प्राप्ति होती है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सेलेक्टेड है ना दोस्तों, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। MBBI क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं और आप कोशिश कीजिए कि एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में बताने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 27वें प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेना। देखिएगा प्रश्न ये कराएगी कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव जो होते हैं ना किसका पाचन नहीं कर पाते दोस्तों, सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये सेलुलोज का पाचन कौन करते हैं, जैसे कि आपका जो शाकाहारी जीव होते हैं, जैसे कि आपका गाय हो गया, भैंस हो गया, ये सब क्या होते हैं कि सेलुलोज का पाचन कर पाते हैं, लेकिन मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव ये सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न क्या करा है कि निम्न में से परजीवी पदार्थ का उदाहरण क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको बैक्टीरिया या फिर कस्कुला या फिर विषाणु या फिर कवक। तो फ्रेंड यहाँ पे परजीवी पदार्थ का जो उदाहरण है ना दोस्तों क्या है, कस्कुला है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4। तो फ्रेंड मनुष्य के मुख गुहा में जो है ना कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है, तो 4 जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा और लास्ट प्रश्न को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दांत की सबसे ऊपरी परत है। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको डेंटाइन या फिर इनामेल या फिर अस्थि या फिर क्राउन। तो फ्रेंड दांत की जो सबसे ऊपरी परत होती है ना इनामेल होती है, और दोस्तों ये शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होते हैं इनामेल, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10 का साइंस का यहाँ पे पार्ट नंबर 8 में जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है 30 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख चुके हैं जो बोर्ड एग्जाम में है। अगर आप ये सभी प्रश्न को देख लेते हैं ना तो इससे काफ़ी सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं दोस्तों, और एक एक क्वेश्चंस यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आप कोशिश कीजिए कि एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद करने का, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। और इनके साथ साथ ये SW क्वेश्चंस का आंसर क्या लगता है कि पादप हार्मोन का क्या उदाहरण है, पेप्सिन या फिर एड्रेनलिन या फिर ऑक्सीजन या फिर टेस्टोस्टेरोन। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर जो भी लगता है ना तो आप हमें फटाफट से इसी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि 30% में से आपको पहले से कितना परसेंट का श्योर सटीक आंसर याद था। और दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन कैसे पढ़ सकते हैं इजीली क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का, तो चलिए आप लोग को फटाफट से बताते हैं। जब तक आप जो है ना वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड यहाँ पे क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ने के लिए या फिर चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप सभी सब्जेक्ट का पढ़ने के लिए जो है ना आपको अपने मोबाइल की क्रम ब्राउजर पे चले आना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे सर्च बार में आपको सर्च करना होगा measuretargets.com, ठीक है। तो सिंपली इसमें जैसे ही सर्च करते ना तो यहाँ पे इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा, तो आपको सिंपली मैट्रिक एग्जाम के बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। तो फ्रेंड जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं ना तो इस तरह का एक नया पेज खुल के आएगा जो फ्रंट पेज होगा। तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है दोस्तों, यहाँ पे जो है ना आपको क्लास 10 का सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे चैप्टर वाइज आपको सोल्यूशन मिल जाएगा,
ऑब्जेक्टिव टाइप, सब्जेक्टिव टाइप, सब कुछ। अगर आपको सब्जेक्टिव टाइप या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप चैप्टर वाइज पढ़ना है ना, मान लिया आपको सोशल साइंस का पढ़ना है तो सिंपली आपको जो है ना सोशल साइंस के बटन पे क्लिक कर देना होगा। और दोस्तों इस तरह का विज्ञापन वगैरह आ सकता है, इसको एक बार जो है ना खोल लेना, फिर आपको लास्ट में बंद कर देना है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है, नीचे आइएगा ना तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो देख रहे हैं ना ये सभी कुछ आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे पूरे बुक से निचोड़ा गया, पूरा एक एक चैप्टर से निचोड़ करके सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे एनसीईआरटी का डाला गया है। और दोस्तों इस सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से आपको याद कर लेना है, ठीक है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन का यहाँ पे बात कर रहे हैं। और दोस्तों इनके साथ साथ यहाँ पे जो है ना क्लास 10 के सोशल साइंस का MBBI ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे पर्सन है, पार्ट वाइज यानी कि सीरीज वाइज यहाँ पे डाला गया है, ठीक है। तो इसको भी आप इजीली पढ़ सकते हैं। और नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं ना तो यहाँ पे आपको क्लास 10 के सोशल साइंस का सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में यहाँ पे आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सब कुछ यहाँ पे फ्री में मिलेगा। सपोज मान लिया यहाँ पे क्लास 10 की हिस्ट्री का क्वेश्चन पढ़ना है, सब्जेक्टिव टाइप पढ़ना है, तो सिंपली जिस भी सब्जेक्ट में पढ़ना है ना तो उस मतलब जिस भी सब्जेक्ट का यहाँ पे जिस भी चैप्टर का पढ़ना है तो सिंपली उस चैप्टर में आपको क्लिक कर देना है। मान लिया समाजवाद एवं साम्यवाद में पढ़ना है सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, तो नीचे स्क्रॉल डाउन करना है दोस्तों। यहाँ पे नीचे आइएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लास 10th सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन समाजवाद एवं साम्यवाद, जो कि दूसरा चैप्टर इतिहास का। और नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा ना तो यहाँ पे आपको सब कुछ आपको फ्री में मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले एक तरह का यहाँ पे क्या मिलेगा कि मतलब एक उत्तरीय प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन जैसे कीजिएगा ना तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत ही ईजी, बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पे परिभाषित करके एक एक क्वेश्चंस को बताया गया विस्तार में, ठीक है। और नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं ना तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न भी मिल जाएंगे, तो यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप जो है ना इजीली पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं दोस्तों। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे डेली ऑनलाइन टेस्ट चलता है, तो ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए सिंपली ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे क्लिक कर देना होगा। तो फ्रेंड जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते ना तो नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आज का जो भी विद्यार्थी क्लास 10 का साइंस का धमाकेदार ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं ना तो जल्दी से जाइए दोस्तों फटाफट से टेस्ट को दे दीजिएगा। तो टेस्ट देने के लिए सिंपली इसमें क्लिक कर देना होगा, जिस भी सब्जेक्ट का देना होगा तो ऊपर में रहता है। और यहाँ पे टेस्ट का समय देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे डेली 7 बजे सुबह में या फिर 5 बजे सुबह में टेस्ट शुरू हो जाती है और पूरा दिन चलते रहता है। दिन में आप खाली समय में किसी भी टाइम देख सकते हैं, अभी भी आप टेस्ट पे दे सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे जो है ना आपको अपना नाम डालना है। चलिए हम यहाँ पे अपना चैनल का ही नाम डाल देते हैं, मेजर टारगेट, ठीक है। तो इसी तरह आपको अपना नाम डालना है दोस्तों। तो जैसे यहाँ पे अपना नाम लिखते हैं ना तो इस तरह का यहाँ पे कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन किस प्रकार की उदाहरण है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो फ्रेंड ये चेन अभिक्रिया है, तो सिंपली यहाँ पे आपको टिक लगा देना है, फिर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। और इसका जो राइट आंसर लगता है ना तो आपको सिंपली उसमें टिक लगा देना है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे इसका जो भी राइट आंसर लगता है ना तो इसी तरह आप टिक लगाते जाइए, नेक्स्ट करते जाइए। आपका जो ना यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे जो है ना आपका क्या होगा कि आपका रिजल्ट जो है ना शो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ऑनलाइन टेस्ट दिया जाता है। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे 20 क्वेश्चन में यहाँ पे 4 ही क्वेश्चन का जवाब दिए हैं। आपको जो है ना दोस्तों 20 में 20 जवाब दे के बताना है और लास्ट में यहाँ पे आपको टेस्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और दोस्तों इनके साथ साथ ये भी बताइए हमको कि ये जो क्वेश्चन बताए ना मतलब 30% में से पहले से कितना परसेंट का आंसर याद था। और इनके साथ साथ जो विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जोड़ते, नंबर को नोट कर लीजिए 6206076569। सिंपली इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना 1 से 2 घंटे के अंदर में व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपने दोस्त यार भाई बहन में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी करके बोर्ड एग्जाम का यहाँ पे और इनके साथ साथ अपना नाम अपना मतलब गाँव का नाम मतलब अपना माता पिता का नाम रोशन कर सके, ठीक है। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।